इसका इंग्लिश मीनिंग है डिमांड। चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु की मांग से अभिप्राय वस्तु को खरीदने की उस इच्छा से है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति है और खर्च करने की तत्परता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हर इच्छा को मांग नहीं कर सकते। हम सिर्फ उसी इच्छा को मांग कर सकते हैं जिसके लिए हमारे पास क्रय शक्ति है और उस क्रय शक्ति को खर्च करने की तत्परता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान मान लीजिए हमें टमाटर खरीदने की इच्छा हुई, हमारे पास पैसा भी है, क्रय शक्ति भी है, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की तत्परता नहीं है, हम उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते, तब भी हम उस इच्छा को मांग नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए हमें टमाटर खरीदने की इच्छा हुई, हमारे पास क्रय शक्ति भी है, टमाटर को खरीदने के लिए पैसा भी है और उसे उस पैसा को खर्च करने की तत्परता भी है, हम उस पैसा को खर्च भी करना चाहते हैं। तब हमारी जो टमाटर खरीदने की इच्छा है वो हम मांग कर सकते हैं, हम मांग कर सकते हैं। मांग का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मांग का नियम हमें क्या बताता है। मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग का संकुचन हो जाता है और कीमत कम होने पर उसकी मांग का विस्तार हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ये जो डिफिनेशन है वो हमें क्या बताना चाहता है। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में किसी भी डिफिनेशन का, किसी भी वर्ड का कोई ना कोई मतलब होता है, तो हम हर वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ जो डिफिनेशन है वो हमें क्या बताना चाहता है। यहाँ लिखा है अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब ये है कि प्राइस के अलावा जो चीज़ें हैं जिनसे डिमांड प्रभावित होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत। उसके बाद इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन है, जनसंख्या का आकार है, इनकम का वितरण है। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे डिमांड प्रभावित होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर इसका मतलब है कि ये जो मांग का नियम है वह तभी लागू होगा जब प्राइस के अलावा ये सारी चीज़ें हैं वो समान रहेंगी। तब ऐसी स्थिति में जब कीमत बढ़ता है तब मांग का संकुचन होता है, मांग घट जाती है, और जब कीमत कम होती है तो मांग का विस्तार होता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए बाजार में, मार्केट में टमाटर का दाम बढ़ गया, तो फिर जहाँ जो उपभोक्ता थे वो 1 किलो टमाटर खरीदते थे, अब आधा केजी ही टमाटर खरीदेंगे। तो इससे पता चलता है कि जब कीमत बढ़ जाती है तो उसका मांग कम हो जाता है। और मान लीजिए टमाटर का दाम घट गया, तो फिर जहाँ उपभोक्ता 1 केजी टमाटर खरीदता था वहाँ 2 केजी टमाटर खरीदेगा, 3 केजी टमाटर खरीदेगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कीमत जब कम होती है तो उसकी मांग का विस्तार होता है। तो टोटली हमने ये देखा कि अन्य बातें जब समान रहती है तब हमारा मांग का नियम लागू होता है, और ऐसे स्थिति में जब कीमत बढ़ती है तो मांग का संकुचन होता है, और कीमत जब कम होती है तो हमारा मांग का विस्तार होता है। हमारा टॉपिक, हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मांग अनुसूची। मांग अनुसूची को इंग्लिश में डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मांग अनुसूची वह तालिका है जिसमें कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंधों को दिखाया जाता है। ऐसी तालिका मांग अनुसूची कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो तालिका है वो कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंधों को दिखा रही है। वो कैसे? जैसे कीमत जब 1 है तो मांगी गई मात्रा 4 है। जब कीमत 2 है तो हमारी मांगी गई मात्रा 3 है। जब कीमत 3 है तो मांगी गई मात्रा 2 है। जब कीमत 4 है तो हमारी मांगी गई मात्रा 1 है। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से कई तालिकाएं हो सकती है जिसे हम मांग अनुसूची कह सकते हैं। सिर्फ उसमें इतना ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो कीमत और खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को दिखा रही है। वैसी तालिका को हम मांग अनुसूची कह सकते हैं। मांग अनुसूची यानी कि डिमांड शेड्यूल दो प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची को हम लोग इंग्लिश में इंडिविजुअल डिमांड कह सकते हैं, और
बाजार मांग अनुसूची को इंग्लिश में मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ये व्यक्तिगत मांग अनुसूची ऐसी अनुसूची होती है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति की मांग को दिखाया जाता है, और बाजार मांग अनुसूची जिसमें पूरे बाजार के मांग को दिखाया जाता है। ऐसी अनुसूची जो होती है वो बाजार मांग अनुसूची कहलाती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची को इंग्लिश में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची उसे कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची ऐसी अनुसूची होती है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के मांग को दिखाया जाता है। ऐसी जो अनुसूची होती है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो अनुसूची दी हुई है, इस अनुसूची में सिर्फ एक ही व्यक्ति के मांग को दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, जब आइसक्रीम की कीमत 1 रुपया थी, तो जो वो व्यक्ति है वो 4 आइसक्रीम खाता था, और जब उसकी कीमत 2 रुपए हो गई, तो वो जो व्यक्ति है वो 3 आइसक्रीम खाता था। इसी तरह जब कीमत 3 रुपए हो गई, तो वो व्यक्ति 2 आइसक्रीम खाता था। तो इस तालिका से हम देख सकते हैं, इस तालिका से हमें ये पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है, तालिका से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की मांग और कीमत के बीच क्या संबंध है। तो इस तालिका से हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के मांग का पता चलता है, इसलिए ये जो अनुसूची है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची। हम इस तालिका के आधार पर एक ग्राफ भी बना सकते हैं, जिसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची का ग्राफ कहा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब कीमत 1 रुपए थी, तो वो व्यक्ति 4 आइसक्रीम खाता था, 4 आइसक्रीम की डिमांड करता था, मांग 4 थी। जब प्राइस 2 रुपए हो जाती है, कीमत जब 2 रुपए हो जाती है, तो वह व्यक्ति 3 आइसक्रीम खाता है। इसका मतलब वो जो मांग करता है वो 3 की मांग करता है। और जब आइसक्रीम की कीमत 3 रुपए हो जाती है, तो जब वह व्यक्ति 2 आइसक्रीम ही खाता है। तो इस तरह से हम इस व्यक्तिगत मांग अनुसूची को ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची का ग्राफ हो जाएगा। बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची को इंग्लिश में मार्केट डिमांड शेड्यूल कहा जाता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल यानी बाजार मांग अनुसूची वह तालिका है, मतलब बाजार मांग अनुसूची जो है वो ऐसी अनुसूची है जिसमें बाजार में हर व्यक्ति की मांग को जोड़ दिया जाता है। जैसे बाजार में टमाटर की मांग कितनी है, तो बाजार में हर व्यक्ति जो टमाटर की जितनी मांग कर रहा है, उस मांग को जोड़ दिया जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि बाजार में जो टमाटर की मांग है वो कितनी है। तो वो जो मांग हो जाएगा हमारा बाजार मांग हो जाएगा। जैसे बाजार में एक व्यक्ति ए है और बाजार में मान लीजिए दूसरा व्यक्ति बी है, और सिर्फ बाजार में 2 ही व्यक्ति हैं। तो जब आइसक्रीम की कीमत एक रुपया है, तो ए की मांग 4 है और बी की मांग 5 है। मतलब ए व्यक्ति 4 आइसक्रीम खाता है और बी व्यक्ति जो है वो 5 आइसक्रीम खाता है। बाजार में सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, तब बाजार मांग 9 हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। जैसे अगर कीमत 2 रुपए हो जाती है आइसक्रीम की, तो जो ए की मांग है वो 3 हो जाती है, वो 3 ही आइसक्रीम खाता है, और दूसरा जो व्यक्ति है बी, वो 4 आइसक्रीम खाता है, और पूरे बाजार में जो आइसक्रीम की मांग होती है वो 7 ही होती है। तो ऐसा जो तालिका होता है, ऐसी जो तालिका होती है जो पूरे बाजार की मांग को दिखाती है, ऐसी तालिका को बाजार मांग अनुसूची कहा जाता है। तालिका के आधार पर हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ये जो कीमत है, ये जो कीमत दी हुई है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और ये जो बाजार मांग है इसे नीचे लिखते हैं, और यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर देते हैं, जिसे बाजार मांग का ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मांग फलन है, यानी जिसे इंग्लिश में डिमांड फंक्शन कहा जाता है, उसमें ये जो फलन है, इंग्लिश में जो है फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी किसी टर्म को एक से ज़्यादा फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, तो उसे दिखाने के लिए, उसे दर्शाने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, जो फंक्शन है उसे एफ से डिनोट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मांग 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग
और दूसरा होता है बाजार मांग। तो ठीक उसी प्रकार जो मांग फलन है, डिमांड फंक्शन है, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा होता है बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन वो फलन होता है जिसमें व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को दिखाया जाता है, और दूसरा जो बाजार मांग फलन है, उसमें उन फैक्टर्स को दिखाया जाता है जो पूरे बाजार के मांग को प्रभावित करते हैं। ये जो व्यक्तिगत मांग फलन है, उसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहा जाता है, और जो बाजार मांग फलन है, उसे इंग्लिश में मार्केट डिमांड फंक्शन कहा जाता है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्यक्तिगत मांग फलन को कौन-कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत मांग फलन में क्या आता है। दोस्तों, व्यक्तिगत मांग फलन को इंग्लिश में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों, व्यक्तिगत मांग फलन उसे कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत मांग फलन में सिर्फ वो फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो dx है वो व्यक्तिगत मांग है, और ये जो f है वो इन फैक्टर्स को दिखा रहा है जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है px, दूसरा है pr, तीसरा है y, चौथा है t और एक है e। तो चलिए हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहला है px, इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसे हिंदी में वस्तु की कीमत कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जो डिमांड है वो घट जाती है, और वस्तु की कीमत जब घट जाती है, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो प्राइस है यानी px है, वो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है। अगला जो है वो pr है, इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हिंदी मीनिंग होता है संबंधित वस्तु की कीमत। चलिए जानते हैं ये जो रिलेटेड गुड्स है यानी संबंधित वस्तु वो क्या होती है। तो दोस्तों, संबंधित वस्तु दो प्रकार की होती है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसे हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसे हिंदी में पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कभी चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो लोग चाय को कम खरीदेंगे, इसका यूज कम कर देंगे, कॉफ़ी का यूज बढ़ा देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, चाय की कीमत जब बढ़ रही है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ रही है। इससे ये हो रहा है कि चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी के डिमांड में प्रभाव पड़ रहा है। तो फिर ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो डिमांड को यानी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित कर रहा है। अगला जो है वो है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुओं को कहते हैं। ये एक दूसरे को पूरा करती है। जैसे कार कार जो है वो पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है। तो मान लीजिए यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग पेट्रोल वाली गाड़ियों को खरीदना कम कर देते हैं। तो इस तरह से ये भी एक दूसरे की डिमांड को प्रभावित करता है। दोस्तों, अगला है इनकम यानी वाई। वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय। तो चलिए देखते हैं ये कैसे प्रभावित करता है डिमांड को, व्यक्तिगत मांग को। तो दोस्तों, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो जो गुड्स है, गुड्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है नॉर्मल गुड्स, दूसरा को कहा गया है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स उन वस्तुओं को कहते हैं, हिंदी में नॉर्मल गुड्स को सामान्य वस्तुएं कहते हैं, और ये उन वस्तुओं को कहते हैं जब उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाती है तो लोग इन वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं। ये जो नॉर्मल गुड्स होता है उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स को लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और इंफीरियर गुड्स यानी निम्न कोटि वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका उपभोक्ता की इनकम यानी आय के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब ये है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो लोग इंफीरियर गुड्स को यानी निम्न कोटि वस्तुओं को कम खरीदेंगे। तो दोस्तों, अगला है टी। टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी रुचि और प्राथमिकता। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई एक फेमस व्यक्ति है, वो किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का अगर प्रचार कर रहा है तो लोगों की रुचि उस कमोडिटी में यानी उस वस्तु में बढ़ जाती है, और लोग उन वस्तुओं को, उन कमोडिटीज को प्राथमिकता देने लगते हैं और उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीदते हैं, यानी उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये भी उन वस्तुओं को
उन वस्तुओं की डिमांड। तो अगला है दोस्तों ई। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाएँ। तो दोस्तों मान लीजिए कि 2 दिन बाद टमाटर की कीमत, ऐसी संभावना है कि 2 दिन बाद टमाटर की कीमत ₹30 बढ़ने वाली है। तो लोग आज ही जाकर टमाटर को 2-4 केजी ज़्यादा खरीद लेंगे। यानी क्या करेंगे, उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो संभावनाएँ हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। तो ये भी फैक्टर्स हैं। तो चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सा जो फैक्टर है, वो व्यक्तिगत माँग फलन को यानी व्यक्तिगत माँग को प्रभावित करता है। इसके लिए हमें फलन यानी कि फंक्शन का रिलेशनशिप लगाना पड़ता है। एफ लगाकर उन्हें दिखाना पड़ता है। जैसे, तो दोस्तों एक बार फिर हम देख लेते हैं जल्दी से कि व्यक्तिगत मांग फलन में यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हमने क्या-क्या पढ़ा। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि ये जो dx है वो डिमांड होता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं और उन्हें दिखाने के लिए हम f का यानी फंक्शन का यानी फलन का यूज़ करते हैं। और ये जो f है वो फंक्शन को यानी फलन को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग ये देखते हैं कि ये जो dx है यानी डिमांड है, व्यक्तिगत जो माँग है, उसे कौन-कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहला जो है px है, वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी हमने देखा। दूसरा जो है पीआर है यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये जो रिलेटेड गुड्स है यानी संबंधित वस्तु, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएँ, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज़ की जाती है। दूसरा जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुएँ, जो एक दूसरे को पूरा करती है और ऐसे ही डिमांड को प्रभावित करती है। दूसरा जो है वो है वाई है। वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय से 2 चीज़ों की डिमांड प्रभावित होती है, एक नॉर्मल गुड्स की, एक इंफीरियर गुड्स की। जो नॉर्मल गुड्स है उसे सामान्य वस्तु कहते हैं। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो लोग सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं और जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, तो इंफीरियर गुड्स को यानी निम्न कोटि वस्तुओं को लोग खरीदना कम कर देते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट ये भी होता है कि अगर उपभोक्ता की आय कम हो गई, तो जो उपभोक्ता है वो नॉर्मल गुड्स को नहीं खरीदता है और इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदता है। अगला हमने पढ़ा था टी यानी टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है रुचि और प्राथमिकता। तो दोस्तों मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि कोई फ़ेमस व्यक्ति जो है, वो किसी चीज़ की यानी किसी कमोडिटी का अगर प्रचार कर रहा है, तो लोगों की रुचि उसमें बढ़ जाती है। लोग उनको प्राथमिकता देने लगते हैं और जो कमोडिटी है उसकी डिमांड प्रभावित होती है। अगला जो हमने पढ़ा था वो है ई यानी एक्सपेक्टेशन संभावनाएँ। तो दोस्तों संभावनाएँ भी ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की यानी कमोडिटी की कीमत बढ़ने की संभावना है, तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं और ज़्यादा खरीदने लगते हैं जिससे उसकी डिमांड प्रभावित होती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत माँग यहीं ख़त्म होता है। हम अगला टॉपिक देखते हैं हमारा जो माँग फलन का सेकंड पार्ट है बाज़ार माँग फलन। बाज़ार माँग फलन यानी मार्केट डिमांड फंक्शन। तो दोस्तों ये है बाज़ार माँग फलन, इसे इंग्लिश में मार्केट डिमांड फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बाज़ार माँग फलन क्या है? तो दोस्तों बाज़ार माँग फलन जो है वो बाज़ार माँग और उनके फैक्टर्स के बीच में जो फलनात्मक संबंध होता है यानी जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसको दिखाता है। तो दोस्तों ये देखते हैं, चलिए देखते हैं कि जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो बाज़ार माँग है उसे प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, उसको दिखाया जाता है और ये जो एफ है, उससे फ़ंक्शन को डिनोट किया जाता है। मतलब इससे पता चलता है कि ये जो फैक्टर्स हैं, वो ये जो डिमांड है उसे प्रभावित करते हैं, यानी बाज़ार माँग जो है उसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम एक-एक फैक्टर्स को बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों वो फैक्टर्स जो व्यक्तिगत माँग को प्रभावित करते थे, वो फैक्टर्स जो व्यक्तिगत माँग को प्रभावित करते थे, वही फैक्टर्स बाज़ार माँग को भी प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन फैक्टर्स को बाज़ार माँग के फंक्शनल रिलेशनशिप में भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये जो जैसे पीएक्स हुआ, पीआर हुआ, वाई हुआ, टी हुआ, ई हुआ, ये सब जो थे, ये सब जो फैक्टर्स थे, 4 फैक्टर्स, वो व्यक्तिगत माँग को प्रभावित करते थे। तो दोस्तों व्यक्तिगत माँग को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं, वो बाज़ार माँग को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए इन फैक्टर्स को यहाँ लिखा गया है। ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, तो दोस्तों यहाँ पे भी समझिएगा, ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उस फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जो फलनात्मक संबंध हम लोग कहते हैं,
उसका मतलब क्या होता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो दोस्तों यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, उनके कार्य का मतलब ये हुआ कि इनके बढ़ने या घटने से ये जो डिमांड है वो भी बढ़ता है या घटता है। दोस्तों यहाँ पे किसी फैक्टर के बढ़ने से ये जो डिमांड है वो घट जाता है, और किसी फैक्टर के बढ़ने से ये जो डिमांड है वो भी बढ़ता है। तो दोस्तों फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब यही होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम ये देखते हैं कि इनमें से किन फैक्टर के बढ़ने से ये जो बाजार मांग है वो बढ़ता है, और किन फैक्टर के बढ़ने से ये जो बाजार मांग है वो घट जाता है। और हर फैक्टर्स के बारे में एक-एक करके जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो बाजार मांग है यानी मार्केट डिमांड है वो प्रभावित होता है, वह है पीएक्स। इसे तो हमने पहले भी पढ़ा था। ये व्यक्तिगत मांग को भी प्रभावित करता है। पीएक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो हिंदी में वस्तु की कीमत कहते हैं। तो दोस्तों जब भी कीमत बढ़ती है किसी कमोडिटी की, तो उसका जो डिमांड है वो घट जाता है। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि जब कीमत बढ़ती है, यानी ये जो फैक्टर है पीएक्स वो जब बढ़ेगा तो ये जो डिमांड है, मार्केट डिमांड, वो घट जाएगी। और जब कीमत घट जाएगी तो डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही जो संबंध है वो दिखाता है कि ये जो पीएक्स है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, वो बाजार मांग को प्रभावित करता है। हमारा जो अगला फैक्टर है पीआर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दोस्तों इसे हमने व्यक्तिगत मांग में भी पढ़ा था, संबंधित वस्तु की कीमत, कि ये कैसे प्रभावित करता है व्यक्तिगत मांग को। तो दोस्तों एक चीज मैंने आपको बताया कि जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करती है वो बाजार मांग को भी प्रभावित करती है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं। मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के जगह पर यूज होती है। मान लीजिए चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग चाय पीना बंद कर देंगे, उसकी जगह में कॉफी पियेंगे। उसी तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो क्या है? वो पूरक वस्तुएं होती है। जैसे वो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कार है और पेट्रोल है। मान लीजिए पेट्रोल पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कार की भी कीमत बढ़ गई, क्योंकि ये जो पेट्रोल है, ये जो कार है वो पेट्रोल के बिना चलेगी नहीं। दोनों की ज़रूरत तो है। तो मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो कार की कीमत भी बढ़ गई। लोग जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसकी डिमांड कम कर देंगे, तो इससे भी जो बाजार मांग है और व्यक्तिगत मांग दोनों प्रभावित होता है। अगला जो फैक्टर है दोस्तों हमारा इनकम है। जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय हम इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये कैसे प्रभावित करता है, हमारा जो मांग है, व्यक्तिगत मांग बाजार मांग दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए ये दोनों के फंक्शनल रिलेशनशिप में आता है। तो मान लीजिए दोस्तों जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, मान लीजिए किसी उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। तो इन दोनों वस्तुओं की डिमांड को ये जो उपभोक्ता की आय है वो प्रभावित करता है। जैसे नॉर्मल गुड्स हुआ, सामान्य वस्तु कहते हैं जिसे। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो लोग इन वस्तुओं को यानी सामान्य वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और ये जो इंफीरियर गुड्स है, निम्न कोटि वस्तुएं, इनकी डिमांड कम हो जाती है। और जब इनकम घट जाती है किसी उपभोक्ता की, तो ये जो नॉर्मल गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाती है, और ये जो इंफीरियर गुड्स यानी निम्न कोटि वस्तुएं हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो दोस्तों अगला है टी। टी यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी रुचि और प्राथमिकता। तो दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो व्यक्तिगत मांग को भी प्रभावित करता है। और जब व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बाजार मांग को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं बाजार में वो सबके मांग को प्रभावित करेगा, तो अपने आप जो है वो पूरे बाजार की मांग बढ़ जाएगी और उसकी मांग प्रभावित हो जाएगी। तो दोस्तों ये कैसे प्रभावित करता है? तो जब किसी की रुचि किसी कमोडिटी में बढ़ जाती है तो लोग उन वस्तुओं को यानी उन कमोडिटीज़ को प्राथमिकता देने लगते हैं, लोग उनको खरीदने लगते हैं ज़्यादा, तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए किसी कमोडिटी में रुचि कम हो गई तो उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि डिमांड में प्रभाव पड़ रहा है, बाजार मांग में भी प्रभाव पड़ रहा है और व्यक्तिगत मांग में भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए इनके फंक्शनल रिलेशनशिप में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर है वो लिखा जाता है। अगला जो है ई। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाएं। तो दोस्तों संभावनाएं भी ऐसी होती है जिससे डिमांड प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कमोडिटी की जो कीमत है वो बढ़ने वाली है। मान लीजिए 2 दिन बाद किसी कमोडिटी की कीमत बढ़ने वाली है, मतलब 40-50 रुपया कोई सिंपल कमोडिटी की कीमत बढ़ने वाली है जिसे हम रोज यूज में लाते हैं, जैसे टमाटर, आलू, प्याज, कुछ भी हो गया।
तो मान लीजिए उनकी कीमत बढ़ने वाली है, तो लोग क्या करेंगे? लोग उनको जाके खरीदने लगेंगे। हर व्यक्ति वैसा ही करेगा, तो पूरे बाजार की डिमांड बढ़ जाएगी, पूरे बाजार में उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा कि डिमांड में प्रभाव पड़ रहा है एक्सपेक्टेशन के चलते। ये जो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाओं के चलते जो डिमांड है उसमें प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, कौन-कौन से जो डिमांड है उसमें प्रभाव पड़ रहा है? व्यक्तिगत माँग में भी प्रभाव पड़ रहा है, बाज़ार माँग में भी प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए दोनों के जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसमें दिखाया जाता है एक्सपेक्टेशन। अगला जो है एन है, एन का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज़। तो दोस्तों यहाँ पे समझिए, तो दोस्तों ये जो 4 फैक्टर्स हैं, पहला जो है पीएक्स, दूसरा पीआर, तीसरा जो है वाई, चौथा जो है टी और अगला जो है ई है। ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपके व्यक्तिगत डिमांड में यानी व्यक्तिगत मांग को भी प्रभावित करते हैं और साथ में बाजार मांग को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन इसके बाद जो 2 फैक्टर्स हैं, एक है एन और दूसरा है वाईडी। एन जो है वो है पॉपुलेशन साइज और दूसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी आय का वितरण। ये जो फैक्टर्स हैं वो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित नहीं करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो पॉपुलेशन साइज और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये मार्केट डिमांड को यानी बाजार मांग को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ये जो एन है और दूसरा वाईडी है वो क्या है। तो दोस्तों एन, एन का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है जनसंख्या का आकार। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए डिमांड लोग उतना ही कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अगर जनसंख्या का अगर आकार बढ़ गया है, अगर लोग ही बढ़ गए हैं, तो लोग अगर सेम ही डिमांड करेंगे, तो भी जो मार्केट डिमांड है, वो बढ़ जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति अगर 10 टमाटर की डिमांड कर रहा है, अगर 10 केजी टमाटर की डिमांड हर व्यक्ति कर रहा है, अगर वो खुद की डिमांड नहीं भी बढ़ाता है, तो मान लीजिए 4-5 व्यक्ति उसके घर में और बढ़ जाते हैं, तो टमाटर की डिमांड तो खुद ब खुद 30-40 केजी तो बढ़ ही जाएगी। तो इसी तरह से जब मार्केट में जनसंख्या का आकार बढ़ता है, तो मार्केट डिमांड जो है यानी बाजार मांग जो है वो बढ़ जाती है। और जब जनसंख्या का आकार घट जाता है, तो जो मार्केट डिमांड है यानी बाजार मांग है वो घट जाती है। तो आशा करता हूँ कि इसे समझ गए होंगे। अगला जो है वो है वाईडी। वाईडी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसे हिंदी में आय का वितरण कहा जाता है। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में यानी आय के वितरण में 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि अगर आय का जो वितरण है, उसे लोगों में समान कर दिया जाए, तो क्या होगा सभी लोग एक ही श्रेणी में आ जाएँगे, ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होंगे। और दूसरा केस ये है कि मान लीजिए जो समाज है उसमें कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है क्योंकि आय का वितरण समान नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास पैसा कम है। तो इससे क्या होता है कि अमीरी-गरीबी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। समाज के कुछ लोग अमीर वर्ग के होते हैं, धनी वर्ग के होते हैं और कुछ लोग गरीब वर्ग के होते हैं। तो इससे जो है वो डिमांड में क्या प्रभाव पड़ता है? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जो अमीर वर्ग होगा, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेगा सामान्य चीज़ों से। उसके बाद जो है वो अपनी लग्ज़री चीज़ें खरीदता है, सामान्य चीज़ें नहीं खरीदता है। और जो गरीब लोग हैं, वो सामान्य चीज़ें खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा होते हुए भी एक जगह कंसंट्रेटेड होता है यानी अमीर लोगों के पास ही सिर्फ पैसा होता है। तो जो सामान्य वस्तुएं होती है, जो नॉर्मल कॉमन चीज होता है, उसका डिमांड घट जाता है। प्रोडक्शन में भी कमी आनी शुरू हो जाती है इसके बाद। लेकिन अगर ये होगा कि आय का वितरण अगर समान कर दिया जाए, तो समाज में ना कोई गरीब होगा और ना ही अमीर होगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा मोड़ा होगा लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो इससे ये होगा कि सभी लोग सामान्य वस्तुओं की कीमत बढ़ा देंगे। मतलब जो सामान्य चीज़ें हैं, कॉमन जो चीज़ें हैं, वो सभी लोग खरीदेंगे और जिससे जो है डिमांड है, वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आय के वितरण से भी जो डिमांड है वो प्रभावित होता है, ये हमें पता चलता है। और इससे मार्केट डिमांड प्रभावित होता है। जब हम आय का जो वितरण है उसे समान करेंगे, तो हम सिर्फ एक लोगों के आय में तो समान नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोगों को बहुत लोगों की ज़रूरत होगी। जैसे समाज में जितने लोग हैं,
जितने लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, सभी के आय को अगर हम लोग समान करेंगे, तो फिर उसके लिए हमें पॉपुलेशन की ज़रूरत है। तो जब पॉपुलेशन की ज़रूरत है, तो वो पूरे पॉपुलेटेड डिमांड को ही प्रभावित करेगा। पॉपुलेटेड डिमांड का मतलब ये है कि बाज़ार माँग, यानी उसमें बहुत सारे लोग होंगे, किसी एक व्यक्ति की डिमांड प्रभावित उससे नहीं होगा। उसमें बहुत सारे लोग होंगे, इसलिए ये बाज़ार माँग को प्रभावित करेगा। इसलिए ये जो है वो व्यक्तिगत माँग के फलन में नहीं आता है, ये बाज़ार माँग फलन में आता है, यानी मार्केट डिमांड फंक्शन में आता है, जो आय का वितरण है। तो दोस्तों, यहाँ पे बाजार मांग फलन, यहाँ पे पूरा मांग फलन टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसमें मैंने आपको व्यक्तिगत मांग बताया, बाजार मांग बताया। तो दोस्तों, एक बार फिर हम जल्दी से बाजार मांग फलन को रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हमने बाजार मांग में क्या पढ़ा, बाजार मांग फलन में क्या पढ़ा, मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि बाजार मांग फलन को मार्केट डिमांड फंक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से हो सकता है, कुछ इस प्रकार हो सकता है। इसमें पी एक्स, पी आर, वाई, टी और ई जो है वो व्यक्तिगत मांग फलन में भी आता है, और ये जो एन और वाई डी है वो जो बाजार मांग फलन है उसमें नया कॉन्सेप्ट आता है, नया जो टर्म है वो जुड़ जाता है। ये दोनों जो फैक्टर है वो बस बाजार मांग फलन में होते हैं। चलिए हम लोग हर फैक्टर को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है पी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये भी बाजार मांग को प्रभावित करता है। ये जो पी आर है यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी हमने पढ़ा था कि कैसे बाजार मांग को प्रभावित करता है। इसमें दो वस्तुएं होती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पर यूज होती है। एक का दाम बढ़ जाता है तो दूसरे वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ये जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, वो पूरक वस्तुएं होती है, वो एक दूसरे को पूरा करती है, एक दूसरे के बिना काम नहीं करती है। इसलिए किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरे की कीमत भी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, तो लोग उसकी डिमांड ही कम कर देते हैं। अगला जो पढ़ा हमने वाई पढ़ा, वाई को हम इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय बोलते हैं। उपभोक्ता की आय बढ़ने या घटने से नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स में प्रभाव पड़ता है। जैसे उपभोक्ता की आय अगर बढ़ गई तो लोग नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं, इंफीरियर गुड्स को खरीदना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब लोगों की आय घट जाती है तो नॉर्मल गुड्स को लोग कम खरीदते हैं, इंफीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास नॉर्मल गुड्स को परचेज करने के लिए पैसा नहीं होता है। अगला जो है वो टी पढ़ा हमने, टी को टेस्ट एंड प्रेफरेंस कहते हैं, इसे हिंदी में रुचि और प्राथमिकता कहते हैं। मान लीजिए कभी किसी चीज़ में यानी किसी कमोडिटी में हम लोग की रुचि बढ़ जाती है, लोगों की रुचि बढ़ जाती है, तो उससे व्यक्तिगत मांग प्रभावित होता है। व्यक्तिगत मांग प्रभावित होगा तो बाजार मांग भी ऑब्वियसली प्रभावित होगा। अगला जो है हमने पढ़ा ई, ई यानी होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस का हिंदी मीनिंग होता है संभावनाएं। तो संभावनाओं की वजह से भी बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग दोनों प्रभावित होते हैं। इससे क्या होता है कि इससे मान लीजिए किसी वस्तु की संभावना है कि कुछ दिनों बाद दाम बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी, तो लोग उन वस्तुओं की डिमांड बढ़ा देते हैं। और मान लीजिए किसी वस्तु की कम होने की संभावना है, डिमांड मतलब पैसा कम होने की, कीमत कम होने की संभावना है, तो लोग उन वस्तुओं को अभी नहीं खरीदेंगे, अभी उसकी डिमांड कम रहेगी। जब उसकी डिमांड जब उसकी कीमत गिरेगी तो लोग उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। तो एक्सपेक्टेशंस यानी संभावनाओं से भी बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग दोनों प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों के मांग फलन में इसे यूज किया जाता है। अगला जो है हमने पढ़ा एन और वाई डी। एन और वाई डी जो है ये नया कॉन्सेप्ट आया बाजार मांग फलन में, नए फैक्टर्स आए जो सिर्फ बाजार मांग को प्रभावित करते हैं, ये व्यक्तिगत मांग को प्रभावित नहीं करते हैं। तो एन का मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज यानी जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या का आकार बढ़ने से जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जनसंख्या का आकार बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की डिमांड सेम रहेगी, फिर भी मार्केट डिमांड बढ़ जाएगा। ये जो वाई डी है, वाई डी का मतलब होता है आय का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से, आय के वितरण से डिमांड कैसे प्रभावित होता है। मान लीजिए सभी लोगों की आय को समान कर दिया जाए तो क्या होगा, सभी लोग नॉर्मल गुड्स परचेज करने में समर्थ हो जाएंगे और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से जो इतने सारे फैक्टर्स हैं बाजार मांग के, वो बाजार मांग को प्रभावित करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मांग वक्र पर संचलन और खिसकाव क्या होता है और क्यों होता है। तो दोस्तों, संचलन और खिसकाव दोनों को हम एक साथ तुलना करते हुए पढ़ेंगे।
ताकि हमें टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसे एक बार ग्राफ में देख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो संचलन है वो क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है और ये जो खिसकाव है वो कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि संचलन में ये जो मांग वक्र है एक बार नीचे की तरफ और एक बार ऊपर की तरफ खुद में ही चलन करता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि खिसकाव में ये जो मांग वक्र है एक बार आगे की ओर और एक बार पीछे की ओर खिसक जाता है। तो दोस्तों अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो मांग वक्र पर संचलन और खिसकाव क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो मांग फलन वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए। इससे आपको ये जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो dx है वो डिमांड है और ये जो f है वो फंक्शन है। और दोस्तों ये जो f है वो दिखाता है कि इसमें जो फैक्टर्स दिए हुए हैं वो इस डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, ये जो px है इसका हिंदी मीनिंग होता है वस्तु की कीमत। तो दोस्तों ये जो px है यदि इसके वजह से यानी इसमें परिवर्तन होने की वजह से अगर डिमांड में परिवर्तन होता है तो ये जो मांग वक्र है उस पर संचलन होता है। और दोस्तों ये जो px है उसको छोड़कर यदि अन्य तत्वों में यानी अदर फैक्टर्स में परिवर्तन होने की वजह से अगर डिमांड में परिवर्तन होता है तो ये जो मांग वक्र है उस पर खिसकाव होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ जाना कि ये जो px है इसके वजह से अगर डिमांड में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र पर संचलन होता है। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि मांग वक्र पर संचलन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों संचलन दो प्रकार का होता है, एक मांग में विस्तार और दूसरा मांग में संकुचन। तो दोस्तों जब px जो है यानी वस्तु की कीमत जब नीचे आती है यानी घट जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है यानी वस्तु की कीमत जब कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में दोस्तों मांग में विस्तार होता है। यानी इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। दोस्तों जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब क्या होता है, तब डिमांड कम हो जाता है दोस्तों। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और जब डिमांड कम हो जाएगा तब दोस्तों मांग में संकुचन होता है। इसे इंग्लिश में कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे-जैसे वस्तु की कीमत में कमी आ रही है, ये जो डिमांड है दोस्तों वो वैसे-वैसे बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे माँग में विस्तार हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, यानी जैसे-जैसे कीमत बढ़ते जा रही है, ये जो डिमांड है दोस्तों वो कम होते जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे माँग में संकुचन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विस्तार और संकुचन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये जो माँग वक्र है दोस्तों, ये एक बार नीचे की ओर और एक बार ऊपर की ओर चलन कर रही है। तो दोस्तों ये जो माँग में विस्तार है और ये जो माँग में संकुचन है, दोनों माँग वक्र पर संचलन कर रही है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे माँग वक्र में खिसकाव यानी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि ये जो px है इसके वजह से डिमांड में अगर परिवर्तन होता है तो माँग वक्र पर संचलन होता है। लेकिन दोस्तों ये जो px है दोस्तों ये जो px है इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं यदि इनके वजह से अगर माँग में परिवर्तन हुआ तो दोस्तों माँग वक्र पर खिसकाव होता है यानी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होता है। दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं इनके घटने बढ़ने से यदि माँग में वृद्धि या कमी होती है तो दोस्तों माँग में वृद्धि या माँग में कमी होती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो मांग वक्र में खिसकाव है इसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों ये जो मांग वक्र में खिसकाव है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मांग में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है मांग में कमी यानी डिक्रीज इन डिमांड। दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं यानी प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं इनके वजह से डिमांड में अगर वृद्धि होती है तो दोस्तों यहाँ मांग में वृद्धि होती है। दोस्तों जब मांग में वृद्धि होती है यानी इंक्रीज इन डिमांड जब होता है तो दोस्तों ये जो डिमांड कर्व है वो आगे की ओर शिफ्ट कर जाता है यानी आगे की ओर खिसक जाता है। दोस्तों हम देखेंगे कि ये क्यों खिसकता है। पहले हम समझ लेते हैं कि मांग में कमी क्या है।
दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं, यदि इनके वजह से डिमांड में अगर कमी आती है, तो दोस्तों इसे डिक्रीज इन डिमांड यानी मांग में कमी कहते हैं। दोस्तों जब मांग में कमी वाला जो सिचुएशन होता है वो आता है, तब क्या होता है, ये जो डिमांड कर्व है वो पीछे की ओर शिफ्ट कर जाता है, यानी पीछे की ओर खिसक जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये आगे की ओर और पीछे की ओर क्यों खिसकता है। दोस्तों जब मांग में वृद्धि होती है तब इसका मतलब ये है कि प्राइस के अलावा ये जो फैक्टर्स हैं उनके परिवर्तन होने से, यानी इन फैक्टर्स में बदलाव होने से ये जो डिमांड है उसमें वृद्धि हो गई है। यानी यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो प्राइस है वो सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये जो बाकी फैक्टर्स हैं उनमें परिवर्तन होने से डिमांड में परिवर्तन हुआ है। तब इस सिचुएशन को हम मांग में वृद्धि कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो वस्तु की कीमत है वो तो सेम है, वो हमारा 10 है। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी प्राइस के अलावा इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ गया है। तब क्या होगा कि ये जो डिमांड कर्व है उसको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये जो डिमांड है वो तो बढ़ गया है, भले ही प्राइस सेम है, ये डिमांड बढ़ गया है। तो मांग में वृद्धि में इसी वजह से ये जो डिमांड कर्व है वो आगे की ओर खिसक जाता है। दोस्तों अब यहाँ देखिए, दोस्तों ये जो मांग में कमी है, मांग में कमी वाला जो सिचुएशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि ये जो प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं इनके वजह से डिमांड में कमी आ जाती है। दोस्तों जब इनके वजह से डिमांड में कमी आ जाती है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस है उसमें बदलाव नहीं हुआ है। ये जो डिमांड है वो प्राइस के वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उसके वजह से कम हो गया है। तो दोस्तों ये ग्राफ में देखिए, ये जो वस्तु की कीमत है वो सेम रहेगी, लेकिन फिर भी इन फैक्टर्स के वजह से ये जो डिमांड है वो कम हो गया है। तब हमें ये जो डिमांड कर्व है D1 उसे थोड़ा-सा लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि डिमांड कम हो गया है, भले ही प्राइस सेम है। तो दोस्तों ये जो ग्राफ है वो माँग में कमी वाला सिचुएशन दिखाता है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर